हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पेस आईआईटी मेडिकल पटना सेंटर पे, है ना, जहां हम लोग नीट 2024 के, है ना, क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और मेरा नाम सुवर्ण शेखर और हम आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड नियरली, लेंथ पूछ रखा है, मास दे रखा है। तो बड़ा ही आसान काम है, सब सीजीएस यूनिट में दे रखे हैं। सो आई इक्वल टू फार्मूला है, आपको पता है कि रॉड के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू दैट इज ml²/12 होता है, ये तो पता है आपको। तो ये 2400 दे रखा है, सारे सीजीएस यूनिट में है तो कैलकुलेशन ईजी है आपके लिए। मास दे रखा है 400 ग्राम, ठीक है, इंटू L² एंड डिवाइड बाई क्या है 12 है। 2 0 से 2 0 कट कीजिए, ये 4 से कट कीजिएगा 3 बार में। सो यहाँ से L² इक्वल टू 72 होगा। सो यहाँ से L इक्वल टू √72 मतलब 8 पॉइंट समथिंग आंसर होगा इसका। सो 8.5 cm मास का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पहले का आंसर 8.5 सेंटीमीटर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इजी रखे हैं नीट 2024 में, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा रखा है। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है अ बॉब इज वर्ल्ड, है ना, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम, है ना। आपको आरपीएम दे रखा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। सो टेंशन टी है, कहता है कि अगर इसका स्पीड, इसका आरपीएम 2 ओमेगा कर देते हैं, ठीक है, तो कीपिंग द रेडियस सेम, तो टेंशन क्या हो जाएगा। तो आपको पता है टेंशन के लिए जो आप कोई इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर एक स्टोन को बांध करके आप घुमाएंगे, ठीक है, तो इधर की तरफ टेंशन टी लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mr², ठीक है। असल में ये ओमेगा, ये वाला ओमेगा नहीं, क्योंकि ये आरपीएम दे रखा है, बट प्रोपोर्शनल है, तो उससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर आप इसको डबल करोगे, ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो आपका टेंशन भी बदल के t से 40 हो जाना है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर। इस तरीके से, है ना, चीज़ों को ईजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है और कहता है इसमें वर्क डन निकालने हैं, लेकिन कौन से पार्ट का, पाथ BC मतलब यहाँ से यहाँ का वर्क डन पूछ रखा है। तो आप देख सकते हैं B to C में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डेल्टा V आपका 0 हो जाना है, चेंज ही नहीं होगा वॉल्यूम में। तो यहाँ से वर्क डन आपको पता है P इंटू डेल्टा V, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना होने वाला है इसका 0। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ एक X न्यूक्लियस है ना, 82 और यहाँ 290 मास नंबर है। कह रहा है इसमें अल्फा डीके हुआ, तो अल्फा डीके होगा तो आपका जो मास नंबर, सॉरी चार्ज नंबर है वो 2 यूनिट्स घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, ये Y बनने वाला है। और जो मास नंबर है वो 4 यूनिट घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 286। अब E प्लस का मतलब हो गया बीटा प्लस डीके, समझ लीजिए इसको। तो पॉजिट्रॉन निकल रहा है एक्चुअली। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है सर, इसका चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा, चार्ज नंबर 1 घटा दीजिए। सो यहाँ Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79, ये Z है ना आपका, तो ये हो जाएगा आपका 79, और ये तो मास नंबर वही रह जाएगा 286। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से बन रहा है P, और ये ना बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में चार्ज नंबर 1 बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा तो ये फिर से कितना हो जाना है 80 हो जाना है, राइट। और ये तो मास नंबर तो सेम ही रह जाएगा। और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन इमिशन है, इलेक्ट्रॉन इमिशन को बीटा डीके ही समझ लीजिए एक तरह से। तो उसमें भी यहाँ आपका जो Q है उसका ये चार्ज नंबर बढ़ के 81 हो जाएगा, और मास नंबर 286 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 286 एंड 81, तो आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए अगले सवाल की तरफ क्या कह रहा है। कह रहा है अनपोलराइज्ड बीम स्ट्राइक ऑन अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट जानते हैं आप कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल जब 90 होता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है,
ठीक है, उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ब्रूस्टर एंगल कहलाता है, ये बात आप जानते हैं। तो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंस जब होगा, जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, उस समय रिफ्रैक्टेड लाइट जो होता है ना वो पार्शली पोलराइज्ड होता है। मतलब यहां समझिएगा, अगर आपका इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल पे, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा ये वाला, ये लाइट क्या होंगे, कंप्लीटली पोलराइज्ड होंगे, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ओके। और जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट नीचे की तरफ होगा ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, पार्शियली पोलराइज्ड, ओके। तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। कह रहा है द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ c is the velocity of light in free space and the correct statement about the photon among the following are, फोटोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू, ये तो आप जानते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, ये भी सही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, हाँ ये भी ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आप p इक्वल टू क्या लिखते हैं, h अपॉन लैम्डा लिखते हैं, और c बाई म्यू इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, c बाई म्यू। जब आप ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये h न्यू बाई c आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट में इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ठीक है, जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल में खासकर, है ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन होंगे तो उसमें टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। बट ऑप्शन नंबर ई को देख कीजिए क्या कह रहा है, द फोटोन पॉजेज पॉजिटिव चार्ज। ये सरासर गलत बात बोल रहा है, फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल है, ये सुनो। तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ए बी सी और डी, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी एंड डी ओनली। देख रहे हैं कितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये लोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन। जब भी इनएलास्टिक कोलिजन होगा, कंप्लीटली इनएलास्टिक, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं, ओके। सो वन डायमेंशन, अच्छी बात है। सो द बॉडी ए मूव्स विथ वेलोसिटी v1 while बॉडी बी इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। मतलब अच्छा, मतलब ए जो था जिसका मास m था, ये v1 स्पीड से चल रहा था, और जो b था, ठीक है, b था, ये कहाँ था, रेस्ट पे था, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपस में चिपक जाएंगे, तो इनका कंबाइन मास जो होगा वो 2m हो जाएगा, है ना। और मान लेते हैं इनका वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, v2 है, तो इसको मान लेते हैं ये v2 स्पीड चल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो यहाँ से m इंटू v1 इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज 2m और इंटू v2, राइट। अब m से m आप कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देख लो, v1 बाई v2 पूछा ना, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, दैट इज 2:1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक है। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है अ लाइट रे एंटर थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म एट पॉइंट P, ये रहा, है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा 30 दे रखा है, और ना जो इमर्जेंट रे है वो प्रिज्म के सरफेस के पैरेलल निकल गया। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें दोनों ही सरफेस, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आप क्या करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है। और स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, है ना, तो आप लिखोगे साइन, है ना, साइन आई, ठीक है। मान लेते हैं इधर वाला जो ये एंगल है, यहाँ वाला एंगल R1 है, और यहाँ वाला एंगल मान लेते हैं R2 है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना, डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू साइन R1 का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन R1 का वैल्यू आप क्या निकालोगे, साइन R1 हो जाएगा 1/2 म्यू। क्यों 1/2 म्यू सर, क्योंकि सर साइन 30 1/2 और ये म्यू नीचे चला जाएगा और साइन R1 इधर आ जाएगा, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोला, ठीक है। चलते हैं दूसरे सरफेस के लिए। तो यहाँ तो ये R2 जो है ये क्रिटिकल एंगल के जैसा है, राइट। तो यहाँ से साइन R2 आप क्या लिखोगे, साइन R2 इक्वल टू 1/μ लिखोगे, है ना। तो यहाँ से साइन R2 इक्वल टू लिखा जा रहा है 1/μ, 1/μ, ओके। और नीचे में साइन 90 है ना, ये चीज़।
एक चीज़ समझना जरा, आपको ये पता है प्रिज्म के अंदर R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल A के बराबर होता है जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से R2 आप क्या लिख पाओगे, दैट इज़ 90 माइनस R1 लिख पाओगे। तो R2 की जगह ये डालोगे तो ये साइन 90 डिग्री माइनस R1 लिखोगे तो ये 1/μ आ जाएगा, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस R1 इक्वल टू 1/μ। अब सुनना जरा ध्यान से, आपको पता है सर साइन R1 जो आप लिख पाओगे वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर R1 लिख पाओगे। अब साइन R1 का वैल्यू यहाँ डाल दो, सर ये आ जाएगा 1/2μ इज इक्वल टू √1 माइनस, और कॉस R1 का वैल्यू ये रहा तो 1/μ स्क्वायर। डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो ये आ जाएगा 1/4μ, ओके स्क्वायर, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बच जाना है, 1 बच जाना है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 एंड 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ देखिए म्यू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाना है, दैट इज 5/4। सो म्यू इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज योर कौन सा आंसर हो जाएगा सर, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन यहाँ ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन की तुलना में ये बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा साधारण सवाल है ये देखिए, कहता है कि इफ़ x इक्वल टू, एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है ना, असल में यहाँ इक्वेशन में मिसिंग है। x इज इक्वल टू ये है 5 साइन, है ना, πt प्लस π/3 होना है ना, यहाँ 5 छूटा है, ठीक है, और ये सब कुछ क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है एम्पलीट्यूड, ओके, और इसमें पूछ रखा है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होगा, ओके। तो t के आगे वाला जो आप देख रहे हैं t का कोएफिशिएंट, ये तो है आपके लिए ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पाई दे रखा है, और ओमेगा इक्वल टू होता कितना है, दैट इज 2π/t इज इक्वल टू पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, t इधर भेज दीजिए तो t इक्वल टू कितना आने है, 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड तो है 2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड जो है वो है 5 यहाँ मीटर, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5 मीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर, 4th नंबर। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं, काफ़ी है ना, इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई 2t-1, ओके, और ऐसा यूनिट में मतलब मीटर में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो सीधी सी बात है सर, पावर के लिए जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे सर, ds अपॉन क्या कर देंगे, dt। मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है 2t-1 को टाइम के रेस्पेक्ट में। सर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2, ओके, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। तो आप देख लो वैल्यूज डाल दो, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू है 5, v का वैल्यू है 2, कितना आंसर आ जाएगा पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज 10 यूनिट, ओके, तो 10 वाट आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा बढ़िया चीज़ है ना, क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर भी 10, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है टाइटली वाउंड 100 टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके, कैरीज करंट ऑफ 7 एम्पियर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, और परमेबिलिटी फ्री स्पेस का दे रखा है। यहाँ समझिए, तो इसके लिए जो B का जो फार्मूला है वो क्या होता है, आपको सभी जानते हैं, μ0I अपॉन दैट इज 4πr एंड मल्टीप्लाइड बाई 2π और इंटू नंबर ऑफ टर्न n। 2π क्यों, पूरा कॉइल है तो 2π एंगल, एक्चुअली वो थीटा इंटू n रहता है, ओके, मतलब यहाँ थीटा रहता है, तो n टर्न्स हैं तो n बार 2π होगा, ये सुनो, तो थीटा की जगह पर 2πn रख दिया हमने, बस वैल्यूज में पुट करना है और कुछ नहीं है। म्यू का वैल्यू जब ये सब्स्टिट्यूट कीजिए आप 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ओके, इंटू आई का वैल्यू रखा है 7 एम्पियर्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाई ये कितना है, दैट इज 4π। आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। बाकी आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं इसमें, और कुछ छोट उठ तो नहीं रहा। हाँ, इंटू में यहाँ है 2 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 लिखोगे आप,
और नंबर ऑफ टर्न कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। अब ये ना 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा। ओके, सो ये 44 आ रहा है, ये तो 44 है, और ये 10 टू द पावर मिल करके 2 हटेगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -5 आई थिंक, इतना टेस्ला है। ओके, सो इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। मिली टेस्ला में कन्वर्ट करने कितना आएगा, ये आ जाएगा आई थिंक, अगर इसको हम लिखते हैं 4.4, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 10 सेंटीमीटर है, 4 पाई आर स्क्वायर है, 7 एम्पियर है, -7 है, सारे कैलकुलेशन ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओके, 7 से 7 कट जाएगा, ये 0.1 है, 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर लिख लेंगे इसको, ये 0.1 छूट रहा है यहाँ पे, असल में ये आना है अरे मिट जाओ भाई, ये आना है -4। क्यों -4? क्योंकि ये 10 टू 1/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये -4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4.4, असल में ये 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3 आना है टेस्ला, तो ये हो जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है तो ध्यान से रखिएगा, ये इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना, सर्कुलर पाथ पर मेंटेन्ड है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हर पॉइंट पे तो वेलोसिटी इसके चेंज हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वेलोसिटी तो वेरिंग होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले देखिए, हर पॉइंट पर, है ना, अब सेंट्रीपिटल, चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं यूनिफॉर्म स्पीड, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, और एक बार मान लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना, एक बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस पॉइंट जब पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना, तो आपके एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है और साथ में वेलोसिटी वेरिएबल है, तो कौन सा होगा, वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है, एक लॉजिक गेट का बड़ा ही साधारण सवाल है। हाँ, साधारण सवाल है, बट थोड़ा सा पहली बार जब सॉल्व करेगा तो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है ना। कहता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जब जब आपका b का वैल्यू 0 है, क्योंकि इन डेटा को जब आप इस ऑप्शन में चेक करोगे और इस ऑप्शन में चेक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि देखो ना जरा, तो सेकंड ऑप्शन चेक करो, 0 और 1 डालते हो तो 0 1 का ये तो आंसर 0 देगा। ओके, और 1 का आई थिंक a बार है, तो a बार 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1, जबकि इसका आंसर क्या है 0 है, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे ही इसको चेक करो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप उसमें पहले ऑप्शन को देखिए कि जब जब b 0 है तब तब y क्या है आपका 1 है, b 0 है मतलब y क्या है आपका 1 है ना, a से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b का इन्वर्टेड आउटपुट आ रहा है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, द इनवर्स ऑफ b, राइट, द y इज इक्वल टू क्या आ जाना है b बार। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ज़्यादा इजी तरीके से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ए के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर सोलर सेल वी आई कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्वियस सी बात है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं जब सोलर सेल का तो वो इस क्वाड्रेंट में रहता है। ओके, तो ये तो सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट आपका सही बोल रहा है। और कह रहा है इन रिवर्स बायस पीन जंक्शन डायोड करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, है ना, ड्यू टू मेजोरिटी करंट, नहीं गलत बात है ना, ये हमेशा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होता है। ओके, सो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो बी स्टेटमेंट गलत है और ए स्टेटमेंट सही है, और एक्सप्लेनेशन तो दूर दूर तक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे, सो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, बड़ा आसान सवाल है। यहाँ देखिए नेक्स्ट कह रहा है इन आइडियल ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो दे रखा है NP अपॉन NS इक्वल टू 1/2 और VS बाई VP पूछ रखा है। ध्यान से VS अपॉन में VP पूछ रखा है, काफी छोटे फॉन्ट्स हैं थोड़ा, असल में ये लिखा हुआ है VS और इस टू VP ये पूछ रखा है। सो आप बता दो मुझे VS अपॉन में VP इक्वल टू क्या लिखते हो, दैट इज NS अपॉन
NP लिखा जाएगा, और NS अपॉन NP सर NP अपॉन NS का ठीक उल्टा रेशियो, तो ये 1:2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2:1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ एक व्हील है जो ऐसे रोल करके आगे जा रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड रखा है v, तो कहता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि नीचे वाले पॉइंट का अगर ग्राउंड आपका 0 है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है, मतलब सॉरी नीचे वाले सरफेस का वेलोसिटी 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या रहता है 0 रहता है। सरफेस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है, इस सेंटर का वेलोसिटी v है, तो यहाँ टॉप पॉइंट का वेलोसिटी 2 × v हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो P पॉइंट होता है ना वो सेंटर से ज़्यादा तेज चलता है, और सेंटर जो होता है इससे ज़्यादा चलता है, मतलब P पॉइंट सबसे अधिक तेज चलेगा Q के रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। कह रहा है बोथ द पॉइंट्स P एंड Q मूव विथ इक्वल स्पीड, गलत बात। कह रहा है पॉइंट P हैज 0 स्पीड, बिल्कुल गलत बात, 2 ही स्पीड होता है उसका। ठीक है, आई कह रहा है द पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q, क्या बात कर रहे हैं, तो और फास्टर है, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन Q, ऑब्वियस सी बात है, P पॉइंट का वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, देखना कितना बेसिक बातों पे सवाल पूछ रखे हैं ये लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर में, कह रहा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और कह रहा है इसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दी। तो ये तो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना कि सर अगर आप व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो फ्रिंजेस क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कौन से ऑप्शन होंगे, देयर विल बी ए सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय द फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। चलो ठीक है, कह रहा है ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इक्वल विड्थ इसलिए नहीं होंगे कि व्हाइट लाइट में ढेर सारे अलग अलग लैम्डास हैं, और अलग अलग लैम्डास के लिए बीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, तो निश्चित तौर पे ये सेकंड ऑप्शन तो गलत है। इंटरफेरेंस पर पैटर्न डिसअपीयर, नहीं बिल्कुल नहीं, पैटर्न बनते हैं। सेंट्रल डार्क फ्रिंजेस सराउंडेड, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है ना, कि सेंट्रल ब्राइट बनेगा और चारों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, ये बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है समझिएगा, कहता है इन एबव डायग्राम a strong magnet is moving toward the solenoid 2 from the solenoid 1। कह रहा है the direction of induced current in the solenoid 1 and solenoid 2 respectively। अच्छा हाँ, कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ये पूछ रखा है। तो आप जरा बताइए, अगर ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है तो इस कॉइल में ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो नॉर्थ पोल को नजदीक बुलाने की कोशिश करेगा, मतलब इधर साउथ इंड्यूस होगा, इधर नॉर्थ इंड्यूस होगा। नॉर्थ उधर इंड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होना चाहिए, तो करंट कैसा है ऐसे, इसका मतलब ए से करंट ऐसे जाएगा और किधर की तरफ मूव करेगा, तो सर बी की तरफ मूव करेगा, तो ए टू बी करंट इधर जाना चाहिए। तो ए टू बी वाले कौन से ऑप्शन है, एक ये और एक ये। सी टू डी में चेक करते हैं, ये साउथ इधर आ रहा है तो इसके अंदर ऐसा करंट इंड्यूस होगा, है ना, आप जानते हैं लेंज लॉ के हिसाब से उसके अंदर ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो साउथ इधर आ रहा है तो इधर से साउथ क्रिएट होगा, इधर साउथ पोल क्रिएट होगा, इधर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ओके, तो इस केस में नॉर्थ इधर की तरफ तो करंट ऐसे पीछे साइड से आगे आना चाहिए, मतलब करंट इसमें पीछे साइड से निकल करके आगे साइड आना चाहिए, फिर पी साइड से आगे साइड, पी साइड से आगे साइड, तो यूं करके, तो डी से सी की तरफ। तो आंसर होगा डी टू सी और ए टू बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, काफी आसान सवाल है ना। चलिए, अरे भाई साहब ये बहुत बार, ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, और बहुत बार पूछे जाते हैं। लगभग आप एग्जाम्स में देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर, तो लगभग बार आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। कहता है इन वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यहाँ देखिए कह रहा है n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, कोइंसाइड n डिवीजन ऑफ, तो n इंटू MSD है। ओके, मेन स्केल डिवीजन है, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से VSD क्या आ जाएगा, VSD आ जाएगा n/n+1 और इंटू में क्या रहेगा, MSD रहेगा। और आपको पता है जो आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हो वो लीस्ट काउंट क्या होगा, सो 1 MSD, सॉरी 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक तो लिख रहे थे। सो यहाँ देखिए 1 MSD तो ठीक है, और VSD के नाम पर आप ये पूरा चिपका सकते हैं, दैट इज -n/n+1
और इंटू MSD, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+1 ऊपर जाएगा तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा लीस्ट काउंट में, है ना, ये बच जाएगा 1/n+1 और इंटू MSD बच जाएगा, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ओके, सो n+1 और महेंद्र सिंह धोनी का वैल्यू क्या दे रखा है सर 0.1, लेकिन पूछा है सेंटीमीटर में, तो 0.1 के लिए तो हम 0.1 मिलीमीटर है और डिवाइड बाई अगर 10 कर दो तो सेंटी में आ जाएगा, तो इसका ये 1/10 और हो जाना है, तो यहाँ आ जाना है 1/100 इंटू n+1। सो दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द आउटपुट y ऑफ द लॉजिक गेट्स। अच्छा, इसका आउटपुट निकालना है, बड़ा आसान काम है। यहाँ देखिए ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट के इनपुट को सॉर्ट करोगे तो नॉट की तरफ बिहेव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ए है तो यहाँ का आउटपुट हो जाएगा ए बार। वो इस तरह से ये नॉर गेट है, ओके, तो इसके भी इनपुट को सॉर्ट करोगे तो ये एंड गेट सॉरी नॉट गेट की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ भी आउटपुट आएगा बी बार। अब ए बार बी बार, तो यहाँ से आउटपुट जाना था ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, बट आगे नॉट लगा तो इसके ऊपर भी एक बार लग जाएगा। सो y इक्वल टू आने वाला है ए बार प्लस बी बार। ये ऊपर वाला बार क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ एक नॉट लगा हुआ है आगे में। तो जब इसका आप डिमॉर्गन्स अप्लाई करोगे यहाँ पर डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो ये आ जाएगा a इंटू क्या हो जाएगा ये b। सो ये कैसा बिहेव करने वाला है? एंड गेट की तरफ। अरे अरे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये ए बार अपॉन ए बार बार आ जाएगा और ये प्लस इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी बार बार हो जाएगा। अब ये बार आर ए हो जाएगा और बी बार के ऊपर बार लगा है तो ये बी हो जाएगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड गेट की तरह बिहेव करेगा ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ना। कह रहा है पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ दी 2 मीटर की दूरी पर डाइपोल के लिए पोटेंशियल है। तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? दैट इज Kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, सो जरा देखिए तो K का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये रहा, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर ये -6 है। ओके, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बोलता है। आर स्क्वायर मतलब 2 मीटर का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2। सर ये 4 तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाना है 9 इंटू 10 टू द पावर ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो इतना वोल्ट आपका आ रहा है। जरा समझिएगा, यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज था। ओके, सो उस साइड में यहाँ सेंटर से उस डायरेक्शन में 2 मीटर की दूरी पर जब यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव पोटेंशियल होगा? क्योंकि क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज नजदीक में है इसलिए। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में गए होते तो 2 मीटर इस डायरेक्शन का जो पॉइंट होता 2 मीटर पे इस डायरेक्शन में, तो क्यू चार्ज नजदीक है तो यहाँ का पोटेंशियल ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप। ओके, तो ये प्लस माइनस हो सकता है। तो आपका ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि भाई प्लस माइनस इतना आएगा, बट बी स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड का फार्मूला है वो 2kp बाई आर स्क्वायर दे रखा है। असल में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये अपने आप में वो k है। ओके, सो ये फार्मूला 2kp बाई आर स्क्वायर है। ये तो गलत बात है क्योंकि फार्मूला तो kp बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो गलत बात से चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट है और बी गलत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला मैग्नेटिक नीडल है जो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 20 ऑसिलेशन, मतलब 20 ऑसिलेशन करने में 5 सेकंड लग रहे हैं। तो आप बता दीजिए एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज 20 ऑसिलेशन में लग रहे हैं 5 सेकंड का टाइम। तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा सर? एक ऑसिलेशन में 1/4 सेकंड का टाइम लगाएगा और यही आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल दे रखा है। तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें तो बस टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दैट इज 2 √, है ना, I अपॉन में नीचे में रहता है m इंटू बी। m है मैग्नेटिक मोमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आपसे पूछ रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m निकालना है भाई साहब। सो यहाँ रखो आप 1/4 इज इक्वल टू 2 पाई,
ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो ना। सो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और इनटू में आई, तो ठीक है, आई का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आई का वैल्यू यहाँ दे रखा है, दैट इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 करके एंड डिवाइडेड बाई m है और इनटू में b है। सो b की तरह b का वैल्यू भी दे रखा है, दैट इज 0.049। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आपको m निकालना है, तो m को इधर से हटाओ और यहाँ डालो, यहाँ आ गया m और t को टी स्क्वायर को नीचे भेज लो आप। ओके, तो सारे वैल्यूज तो आपके सामने हैं, अब कैलकुलेट कर लेना है आराम से। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ इसको इससे इक्वेट कर देना है, कितना से, x इंटू 10 टू द पावर -5 से करके इक्वेट कर देना है। जब इसको इक्वेट कीजिएगा ना ऐसे करके, तो यहाँ से x का जो वैल्यू सॉल्व करोगे आप, है ना, कैलकुलेट करके देखना, यहाँ से x जो वैल्यू सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1280 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगना है, यहाँ सारे वैल्यूज दे रखे हैं बाबू, टाइम पीरियड दे रखा है इनडायरेक्टली, आई क्वेश्चन में दे रखा है, बी दे रखा है, सिर्फ क्या निकालना है, एम निकालना है, फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और आंसर कर देना है। ठीक है, और बस उसको इससे कंपेयर कर लेना था, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1280 पाई स्क्वायर। ओके, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आराम से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मैच द कॉलन है, कह रहा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कौन सा सही होगा। तो सर डायामैग्नेटिक के अंदर में मैग्नेटाइज होने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है ना, वो अपोजिट मैग्नेटिज्म शो करने लगता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसको रखते हैं तो। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो आप बताइए इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी इसके लिए है, तो डी ए का तो ऑप्शन आपसे किससे मैच करेगा, सेकंड से। असल में ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटाइज होने की चाहत, ओके, कि कितना वो चाहता है मैग्नेटाइज हो जाए वो मटेरियल। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो सबसे अधिक चाहत रखता होगा, तो उसका जो काई होगा वो सबसे अधिक हो जाएगा, तो इसका तो ऑप्शन थर्ड नंबर हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत चाहत रखता है, ओके, तो ये पॉजिटिव है और स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब थोड़ा बहुत चाहत रखता है, तो आपका इससे कौन सा मैच कर जाएगा, फोर्थ नंबर मैच कर जाएगा सी से। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिल्कुल भी मैग्नेटाइज होने की चाहत नहीं रखता है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सटिट्यूट 1 से मैच कर जाएगा, सब्सटिट्यूट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा इस तरह से। और डायमैग्नेटिक के लिए तो सर वो उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं A2, B3, C4 एंड D1 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इस तरह से ब्लॉक सिस्टम है, 10 न्यूटन का फोर्स है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैकेनिक्स में इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। आप देखो कंबाइंड बॉडी है, 5 kg का बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स है, तो इस कंबाइंड बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि ये 5 kg है और 10 न्यूटन का फोर्स है। F बराबर m करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब कह रहा है कि बताओ 2 kg ने 3 kg पे कितना फोर्स लगाया, तो 3 kg के बॉडी का एक्सेलरेशन 2 होना है, तो 3 kg पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 3 kg, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सर इसका मास है 3 और इसका एक्सेलरेशन कितना होना है, दैट इज 2, तो कितना फोर्स लगा होगा, पक्का 6 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा होगा। तो आप इस तरह से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, कितना आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 स्टेटमेंट है बताने आपको। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 तो सही है आपका, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। एक बात बताइए, एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स स्टेबल, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एटम है तो उसका वो तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहते, है ना। तो आपका तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है ना। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन ऐसे ही टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो बड़ा साधारण बात है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए इनको तो थोड़ा सा बच्चे, है ना, लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज यहाँ और यहाँ के अक्रॉस जो आपको मिलेगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम मिलेगा,
वही आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हो जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले ये सीरीज में रेसिस्टेंसेज है, तो R आपका इस सर्किट का है 5 ओम और वोल्टेज रखा है 10, तो करंट इसमें जो फ्लो कर जाएगा V/R दैट इज 10/5 मतलब कितना 2 एम्प्स। मतलब इसके अंदर में 2 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला है। अब 2 एम्पियर करंट जब इस 4 ओम से गुजरेगा तो 4 × 2 मतलब 8 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप करेगा और यही ड्रॉप इस वोल्टेज टर्मिनल के क्रॉस अपियर होगा बैटरी के। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L है ना और रेजिस्टेंस उसका 100 ओम डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अच्छा एक बार बताइए, अगर वायर एक बड़ा सा वायर है, इसको अगर आप 10 इक्वल पार्ट में बांट दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, कहता है इनमें से 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना, 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो 5 सीरीज में जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 इनको सीरीज में जोड़ दिया आपने, तो इनका तो इक्विवेलेंट आ गया 50 ओम। ठीक है, और जो बच गए 5 इनको आपने जोड़ दिया पैरेलल में, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस को अगर 5-5 लगाएंगे तो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 ओम। और कहता है क्या कि 2 कॉम्बिनेशन मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वापस सीरीज में जोड़ दो तो कितना जा रहा आंसर 52 ओम है ना। देख रहे हैं कितना साधारण सवाल है ना। यहाँ देखिए 4th नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील इज, इलास्टिक लिमिट का मतलब हो गया वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, उससे ऊपर आप जाएंगे तो वो वायर टूट सकता है, टूट जाएगा। और यंग मॉडुलस दे रखा है इसका ये दोनों। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है मैक्सिमम एलोंगेशन डेल्टा एल कितना होगा, एलोंगेशन कितना होगा। तो सीधी सी बात है यंग मॉडुलस के लिए आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हो, दैट इज स्ट्रेस ओके एंड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन होगा डेल्टा L/L। और स्ट्रेस जो आपको मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा, जो आप एलोंगेशन मैक्सिमम करेंगे उसके अंदर जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा वो भी मैक्सिमम स्ट्रेस बिल्डअप होगा, और वो मैक्सिमम स्ट्रेस किसके बराबर, इलास्टिक लिमिट के बराबर। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना, इतना। तो आइए चेक करते हैं, आपको इसमें निकालना क्या है, डेल्टा एल निकालना है ना, तो डेल्टा एल को ऊपर भेज दीजिए। तो डेल्टा एल इक्वल टू आना है स्ट्रेस, ठीक है, वाई को नीचे भेज लीजिए वाई, और इंटू एल में यहाँ वह एल रहेगा, ये एल ऊपर चला जाएगा। सो स्ट्रेस का वैल्यू देखिए कितना है, दैट इज 8 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस कितना रखा है इसका, यंग मॉडुलस इतना है 2 × 10⁻+11 10⁻+11 ओके। सो ये आ रहा है समथिंग 4 × 10⁻³ मीटर, -3 मीटर, मतलब ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर। काफ़ी आसान सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.07 न्यूटन पर मीटर ओके, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेसेस। जरा समझिए यहाँ पे, ये डिस्क होगा और सरफेस टेंशन मान लेते हैं एस का वैल्यू दे रखा है ना, या फिर टी का वैल्यू दे रखा है 0.7। ठीक है, तो आप बताइए जब यहाँ से इस पानी के ऊपर रखिएगा, तो जब इसको ऊपर पुल कीजिएगा, डिस्क को जब ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ से जो वाटर होंगे इसको ऊपर उठने से सरफेस टेंशन के कारण क्या होंगे, इसको नीचे पुश कर रहे होंगे, उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना है इसका, तो टोटल लेंथ हो जाएगा सर 2π × r। ठीक है, 2π × r और इनटू सरफेस टेंशन, ये ना आपका फोर्स हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से S × L कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो लेंथ हो गया इस पूरे सर्कमफेरेंस का 2πr × S कर दो आप। सो 2π का मतलब आप डाल दो 22/7 ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई S का वैल्यू है दैट इज 0.07, और R छूट गया क्या, R भी डाल दो यहाँ पर, R इधर रखा है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। सो कुछ कैलकुलेशंस किया जाए अब यहाँ पे, इससे कटेगा 10⁻² बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई ये गुना करोगे तो आ जाएगा 9,
एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा 198 और इंटू 10⁻⁴, 10 उधर कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 19.8 10⁻⁻3 है ना न्यूटन, मतलब ये आ जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 30 एक तो तरीका तो क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने का है कि एक तो प्रॉपर आप 1/r का जो वैल्यू आप याद रखते हैं, फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल सकते हैं, बट इसको थ्योरेटिकली भी ऐसे समझ सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? बड़ा जल्दी हो जाएगा उससे। यहाँ देखिएगा, कहता है ये ट्रांजिशन जो देख रहे हैं ना आप, एक्चुअली क्वेश्चन में कह रखा है कि हाइड्रोजन में ट्रांजिशन हो रहे हैं और सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब सारे जो सीरीज बनेंगे बामर सीरीज बनेंगे। ओके, सो आप बताइए जितना लंबा बड़ा ट्रांजिशन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी इमिट होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी इमिट होगा समझ लो उसका वेवलेंथ उतना ही कम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन बड़ा ट्रांजिशन ये है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम किसका है? सर इसका वेवलेंथ 1 के बराबर, 1 से मैच हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 to 2 में सबसे छोटा ट्रांजिशन है, तो एनर्जी सबसे कम, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे अधिक होना चाहिए। तो इसका वेवलेंथ किससे मैच कर जाएगा? 3 से मैच कर जाएगा। एक तरीका तो फॉर्मूला में उससे कैलकुलेट कर लो, और दूसरा तरीका ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो ए का 3 और डी का 1 होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में चेक कर लो। तो इतने से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर और भी ऑप्शंस मिला के दे रखे होते इन्होंने तो आपको और भी कंपैरिजन करने हो सकते थे, बट कंपेयर करके चीज़ों को आप बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ये देखिए बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर आपके व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहे हैं कैपेसिटर के लिए, तो रेशियोज इक्वल हैं, तो ये बीच वाला किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए 2 माइक्रो मिल करके ये ऊपर में 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और उसी तरह से ये 2 और ये 2 मिल करके नीचे में 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यस और नो? और 1 माइक्रो पैरेलल में कितना हो जाएगा? फिर से ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि किसी प्लैनेट का जो मास है वो 1/10 कर दिया गया है ऑफ द अर्थ। कर दिया क्या मतलब है एंड डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ द अर्थ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उस प्लैनेट का? जरा समझिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है एक्चुअली? G = gm अपॉन में क्या करते हैं? gm/r² करते हैं। अब मास जो है आपका, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं। ये जो चेंज कर, जी तो वैल्यू वही है, m की जगह पर हमने रख रहे हैं m/10। ओके, और r क्या? r को हाफ कर रहे हैं जी। डायमीटर हाफ हो रहा है तो रेडियस भी हाफ होगा, तो हाफ करेंगे तो यहाँ r²/4 आ जाने हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग है इसलिए। सो ये आ जाना है, दैट इज 4 अपॉन मतलब 0.4, 4/10 gm/r², मतलब ये हो जाएगा 0.4 इंटू पहले वाला g, ये वाला पहले वाला g, नया वाला g = ऐसे आ रहा है। सो कितना था? 0.4 और इंटू मल्टीप्लाई कर दिए 9.8। ठीक है, ये 9 चौका 36, जिसमें 3 दिख रहा है। ओके, इससे आप ऐसे ऑप्शंस ठीक कर सकते हैं, राइट। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, 8 4 8 32 के 2, 8 में 3, 36 और 39, वो तो आ गया, है ना। तो आप इस तरह से, है ना, कैलकुलेशन को आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग में कितना आ रहा है, ऑप्शन टिक कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि 1/λ², और इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ देखिए कैसे करेंगे। असल में जो आपका लैम्डा के लिए वैल्यू है वो है h/√2m इंटू एनर्जी, है ना। तो डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो यहाँ आ जाएगा λ² = h/2m, ये तो कुछ कांस्टेंट हो गया, और इंटू में यहाँ 1/e आ जाना है, मतलब e जो है और 1/λ² जो है आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल। ये तो कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अगर ग्राफ λ² और e में पूछता तब तो आप कहते कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिक्रीज होगा। ओके, बट ये ग्राफ λ² में नहीं है, ये ग्राफ 1/λ में है।
ओके, सो ये अपने आप में एक वेरिएबल है और ये दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा ये 1/λ में ग्राफ पूछ रखा है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज होकर लैम्डा में देख लेते हैं, अच्छा ये ऐसा है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ग्राफ में 1/λ के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रखा है। ओके, तो इसका ध्यान रखें। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या रहा है, द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन दोज ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सबसे पहले डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुआ, तो आप चेक कर लो इसमें से कौन कौन से डायमेंशन लेस हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेन डायमेंशन लेस, लेकिन आर्क तो एक लेंथ है तो उसका तो यूनिट मीटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एंगुलर स्पीड, स्ट्रेस, इन सब के यूनिट होते हैं, तो ये तो ऑप्शन सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं आप। स्ट्रेन एंड एंगल, हाँ ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस, मतलब डायमेंशन लेस, इसो ना, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। और स्ट्रेस तो डायमेंशन होता है, ये भी नहीं चुन सकते। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। ये देखिए बड़ा फिर से साधारण सवाल है, कहता है एक हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस हैं, इस तरह से पूछ रखा है इस पॉइंट, ये पॉइंट सी है, ये अंदर वाला पॉइंट सी है और यहाँ सरफेस पे पॉइंट पी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर जो थ्रू आउट पोटेंशियल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो सरफेस का पोटेंशियल V एट पी भी रहेगा, दैट इज KQ/R, और C का पोटेंशियल भी रहेगा, दैट इज KQ/R। सिंपल। तो जब घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। कांस्टेंट है तो डिफरेंस 0। इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए, है ना। ये ग्राफ दे रखे हैं कुछ, T वर्सेस V ग्राफ है, तो आप तो वो फॉर्मूला जानते हैं ना, PV इज इक्वल टू nRT। ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनके बारे में तो नहीं कुछ पूछ रखा है। सो यहाँ से V नीचे कीजिए, तो T/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से T/V इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट K और इनटू क्या रहेगा, P रहेगा। ओके, तो सीधी सी बात है, T/V क्या हुआ, स्लोप हुआ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका T/V मतलब स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप चेक कर लो कौन सा होगा, जिसके लिए स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो P1 का स्लोप ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कहता है प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं है, स्पीड इज 1/μ0ε0, तो होता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज ऑन यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनते हैं। एक्सेलरेटेड स्पीड से जो चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे या रिटार्डेड मोशन में होंगे, उससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। तो आपसे पूछ रखा है कौन सा नहीं है, तो यही तो नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर ये होता ही है, ठीक ही है। एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी से हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये भी सही ऑप्शन है। तो आपको गलत चुनने हैं जो नहीं है प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन चुन लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 दे रखा है, आईपीस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फ्रॉम व्यूइंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अगर कुछ दे नहीं रखा है इसमें कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है कि रिलैक्स पोजिशन बन रहा है, क्या है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो, है ना, रिलैक्स पोजिशन वाला केस है, तो कुछ m मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या ले लेंगे, दैट इज F/FE। ठीक है, कुछ केस दे रखा है एक और, है ना, 1+ करके फॉर्मूला बनता है, तो वो नहीं, सिंपल इसको रखिए। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 140 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 28। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अगर दे रखा होता तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, राइट। सो m इक्वल टू 28, इस तरह से बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना,
is charged by connecting a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then gap between plates. अच्छा एक बात बताइए, जब भी कैपेसिटर आप रखते हैं तो इस वायर में जो करंट होता है, इस करंट को हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। और इस गैप में जो करंट है उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बीच में एयर है तो या फिर फ्री स्पेस है तो करंट कंडक्शन का जिम्मा कौन उठाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट उठाता है। तो जो भी करंट है, अच्छा वापस इधर आपको कंडक्शन करंट मिलना है, तो अगर इधर 1 एम्पियर तो इधर भी क्या मिलेगा? 1 एम्पियर। तो बीच में भी कैरी कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल कंडक्शन करंट के बराबर रहेगा। और चूंकि डायरेक्शन भी मेंटेन करना है तो डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंडक्शन कैसे मैच करेगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अ मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडल्स दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ओके थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है ये। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता क्या है? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सर? वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आपसे पूछ रहा कितना कंप्रेसिव फोर्स इसके अंदर में डेवलप हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा होगा क्वेश्चन में, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। और सीधी सी बात है सर, जो आप स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? जो फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया, है ना। तो थर्मल स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, तो एक उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? थर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। थर्मल स्ट्रेस देखो वाई का वैल्यू डालो यहाँ पे, दैट इज वाई अल्फा डेल्टा टी और इंटू एरिया कर दो। वाई का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वाई वाई वाई, ये रहा वाई। सो ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय ये अल्फा 10 टू द पावर -5, फिर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, है ना 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया 10 टू द पावर -3। सो एक बार चेक करो क्या आ रहा है। असल में ये है 5 है और ये 10 टू द पावर -1 है। सर -1 -5 -6 एंड -9, तो ये है 10 टू द पावर -9। ये कैसे लाया सर? ये -1.5 का -6 -9 एंड प्लस में पावर कितना है? 11 एंड ये 11 2 13, 10 टू द पावर 13 है ये, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा है, इतना न्यूटन आ रहा है। मतलब ये आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन के बराबर हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट इज 4th नंबर। तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछ रखे हैं, आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है सॉल्व करने में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में अगला 2 हीटर्स हैं ए और बी, दोनों का पावर दे रखा है ना, रेटेड पावर है एक्चुअली ये, रेस्पेक्टिव 1 किलोवाट और 2 किलोवाट। और कह रहा है दोज टू फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले दोनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद पैरेलल में जोड़ रहे हैं। और कह रहा है दोनों में रेशियो ऑफ पावर आउटपुट का रेशियो पूछ रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताइए, जो रेटेड पावर होता है, पावर रेटेड, ठीक है, वो रेटेड वोल्टेज ओके का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो रेसिस्टेंस है वो होगा, दैट इज R1 मान लेते हैं, पहले वाले का रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं। ओके सो यहां से पहला रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा? R1, दैट इज रेटेड वोल्टेज के स्क्वायर को ना हम लोग K लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ओके K अपॉन में पावर रेटेड नीचे आ जाएगा, तो इसका रेटेड पावर कितना है? 1 किलोवाट, फिलहाल इसको 1 लिख लेते हैं। तो सिमिलरली जो आपका R2 हो जाएगा वो रेटेड वोल्टेज के हिसाब से दैट इज K अपॉन में ये 2 हो जाना है। R1 R2 का वैल्यू आपको पता है। अब एक बार इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही सीरीज में जोड़ेंगे तो RS का वैल्यू सर R1 प्लस R2 हो जाना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो K प्लस K/2 ये मिलकर हो जाएगा दैट इज 3K/2। और RP जब आप निकालोगे सर RP तो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। सो चेक करना जरा एक बार यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज K इंटू K/2 एंड डिवाइडेड बाई
k प्लस के बाई टू। सो ऊपर में आ रहा है सर k से एक कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो ऊपर में बच जाएगा k बाई टू और नीचे में बच जाएगा दैट इज 3 बाई टू। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा k बाई 3। तो आर एस आर पी आपको पता है। तो आप बताइए जो पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा सर वो तो मान लेते हैं इसको ऑपरेट कर रहे होंगे V वोल्टेज पे। ओके सो V वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो V स्क्वायर एंड डिवाइड बाई क्या रहेगा आर एस। ओके और यहां से जो आपका पैरेलल में पावर आएगा वो V स्क्वायर अपॉन में आर पी रहेगा। ओके जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से पी एस अपॉन पी पी मतलब पावर इन सीरीज पावर इन पैरेलल इक्वल टू आ जाएगा। ये आर पी ऊपर चला जाना आई थिंक डिवाइड करेंगे तो ये आर पी ऊपर चला जाएगा, ये आर एस नीचे आ जाएगा। आर पी का वैल्यू बताइए। आर पी का वैल्यू है दैट इज के बाई 3 एंड आर एस का वैल्यू कितना है दैट इज 3k बाई 2। अब इससे कटेगा और 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, सो ये 2 अपॉन 9 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 2:9। इस तरह से है ना बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। कह रहा है आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M है। ओके यहाँ समझिएगा, इसे मान लेते हैं यहाँ एक आयरन बार है, ठीक है, और लेटर सपोज इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, तो इधर एक मैग्नेटिक पोल होगा स्मॉल m, है ना, इधर प्लस m मानते हैं उधर माइनस m मानते हैं इस तरह से, और बीच का डिस्टेंस हमने L ले लिया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा कैपिटल M वो आप क्या लिखोगे स्मॉल m इंटू L। ध्यान रही ये कैपिटल M है इस तरह से। अब कहता है इसको बीच से फोल्ड किया, ऐसे करके इसको बेंड कर दिया, तो बीच से मोड़ देंगे तो ये L/2 और ये L/2 हो जाएगा, और मोड़ता है और कहता है दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो आप बता दो मुझे ये जो प्लस m था और ये जो अब माइनस m था, इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, इनके बीच का दूरी अब क्या होगा। तो सर ये 60 और ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने का एंगल ये और ये बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है और ये 60 ही है तो ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे 60, 60 एंड 60 हो जाएंगे। तो ये इक्विलेटर एंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया L/2। तो अब नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे पोल स्ट्रेंथ और इंटू L/2। असल में हो जाएगा m इंटू L क्या है, पहले वाला m है दैट इज कैपिटल M डिवाइड बाई 2। तो कितना आंसर आ जाएगा दैट इज m/2। तो इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। यहाँ देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछ रखा है इसके तुलना में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा। हाँ बड़ा सिंपल है। यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है इस तरह से और स्लोप कांस्टेंट है, राइट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और साथ में कांस्टेंट होगा। इस पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट तो ए का वैल्यू 0 होगा, मतलब पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा कुछ देर के लिए यहाँ से यहाँ के लिए, और फिर देखिए वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा मतलब ए का डायरेक्शन वी का डायरेक्शन उल्टा हो गया है, मतलब वी ए आपका नेगेटिव हो गया, सो ए आपका नेगेटिव हो गया, और स्लोप कांस्टेंट है तो फिर से नेगेटिव कांस्टेंट। तो पहले पॉजिटिव कांस्टेंट फिर 0 फिर नेगेटिव कांस्टेंट, किसमें है सर पहला नंबर ऑप्शन में, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट फिर कुछ देर के लिए 0 और फिर नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बड़ा आसान सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। कह रहा है एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, 210 वोल्ट के सोर्स से लगा हुआ है, 210 वोल्ट का सोर्स है, 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, पीक करंट पूछ रखा है। पीक करंट पूछ रखा है तो आप सबसे पहले पीक वोल्टेज निकाल लो। पीक वोल्टेज क्या होगा सर, ये 210 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई √2 है ना, ये आपका क्या आ गया पीक वोल्टेज आ गया। अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहा है करंट, तो करंट का वैल्यू क्या होगा पीक करंट। सर करंट पीक करंट हो जाएगा पीक वोल्टेज एंड डिवाइड बाई XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, और ये Vp एंड डिवाइड बाई इसका वैल्यू होता है 1/ωc, मतलब यह आ जाएगा Vp इंटू ओमेगा और इंटू C। अब Vp का वैल्यू है 210 √2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा का वैल्यू 2πf मतलब 2 इंटू 3.14 और इंटू f का वैल्यू
सर एफ का वैल्यू दे रखा है 50 तो ये 100 इंटू इतना हो गया, एंड इंटू सी का वैल्यू रखा है 10 माइक्रोफैराड, मतलब 10 टू द पावर -5 हो जाएगा फैराड में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आपका पीक करंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.93 करके कुछ आएगा ऐसा करके, और इंटू 10 टू द पावर -5। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ लगभग में इसके आसपास आएगा, 0.93 के आसपास। अब चेक कर लीजिएगा इसको गुना करके क्या आ रहा है ना, हमने चेक कर रखा है पहले से, है ना। तो ये कितना आएगा, 0.93 एम्पियर के आसपास रहता है। ओके, सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, द फोर्स, अ फोर्स डिफाइंड बाय, ये दे रखा है, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है और टी टाइम है। कह रहा फैक्टर ऑफ द डायमेंशन, फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, कौन सा फैक्टर इसमें डायमेंशनलेस होगा। जरा एक बात बताइए, अगर f इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, अल्फा इंटू टी स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू टी है, तो इसका भी यूनिट न्यूटन होना चाहिए और ये भी कुछ न्यूटन में होना चाहिए। तो अगर ये न्यूटन में है तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर का आंसर न्यूटन में आना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, तब तो 2 बार टी से मल्टीप्लाई करने पर न्यूटन आ जाएगा। उसी तरीके से बीटा में जरा ध्यान दीजिएगा, बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सर पूरे का यूनिट न्यूटन होना चाहिए, तो इसका यूनिट न्यूटन बाई सेकेंड होगा, तब तो सेकेंड से सेकेंड कट के न्यूटन बचेगा, तो इसका होना चाहिए न्यूटन पर सेकेंड। सो आप चेक कर लो कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले डायमेंशन लेस होने के लिए, ठीक है, पहले तो आप इनको डिवाइड, न्यूटन कटना चाहिए तो डिवाइड कर लो। दैट इज अगर आप अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा करते हो, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा करते हो, तो अल्फा में है न्यूटन अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, अब बीटा में है न्यूटन बाई सेकेंड, तो न्यूटन से न्यूटन कटेगा तो ये बच जाएगा 1 बाई सेकेंड बच जाएगा, क्योंकि सेकेंड ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1 बाई सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो 1 बाई सेकेंड बचेगा। तो अगर इसमें टी से भी मल्टीप्लाई अगर होता, ओके, तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल होता और डायमेंशनलेस बन जाता, यानी कि अल्फा इंटू टी डिवाइड बाई बीटा वो क्वांटिटी होगा जो डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अल्फा बाई बीटा तो 1 बाई सेकेंड होगा, उसमें टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो अल्फा टी डिवाइड बाई बीटा, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है ना। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस तरह से दे रखे हैं और पूछ रहा है कौन सा बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें डायोड भी लगा रखा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये जो डायोड है यहाँ, ये डायोड कुछ इस ढंग से लगा रखे हैं, ठीक है, और इधर वोल्टेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्शन करेगा, और कंडक्शन करेगा तो समझो कि ये जो पॉइंट है ये ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो रेशियो चेक करने में कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहानी हटाइए। यहाँ देखिए इस केस में, सर इस केस में भी ऐसे ही है कनेक्शन, ठीक है, बट यहाँ ध्यान दीजिए इधर ये पॉजिटिव पोल, इधर नेगेटिव पोल है, मतलब इधर का हाई पोटेंशियल है, मतलब डायोड के इस साइड में पोटेंशियल आपका हाई है, तो ये डायोड रिवर्स बायस है तो ये बिल्कुल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर से आपको बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज का कोई मतलब नहीं बनता है, इस केस में भी नहीं बनता है मतलब, ओके, इस केस में भी नहीं बनता है मतलब, राइट। ऑप्शन नंबर 4th में देखिए आप, यहाँ देखिए इसमें डायोड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऐसे नीचे की ओर लगा हुआ है डायोड, और ना इधर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल है, मतलब नेगेटिव पोल में इस साइड में नेगेटिव है और इस साइड में पॉजिटिव है, फिर से डायोड रिवर्स बायस में, फिर से यहाँ से बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ओके, कंडक्शन नहीं होगा उसमें। अब बचा ऑप्शन ये, तो इस केस में देखिए क्या कहानी है, इस केस में डायोड अपने ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब डायोड अपने इस कंडीशन में, मतलब फॉरवर्ड बायस वाले कंडीशन में, तो यहाँ कंडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग की बातें कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये डायोड आइडियल है तो निश्चित तौर पे फॉरवर्ड बायस में वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। उस केस में आप यहाँ रेशियो देख सकते हैं 10, 10, 15 और 5 है। इन दिस सिचुएशन अगर डायोड आइडियल है उस केस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर ये रियल डायोड है तो रियल डायोड कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, देखिए ना 5 ओम है ये रेसिस्टेंस और साथ में एक डायोड है, अगर डायोड भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करे, है ना, तो ये इस आर्म के
रेशियो के साथ मैच कर सकता है। ओके, तो हम कह सकते हैं अगर डायोड भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर कर दे तो चांस बनता है कि ये वाला व्हीटरसन ब्रिज क्या बन जाए, बैलेंस बन जाए। ओके, सो ये दे नहीं रखा है, इनको देना चाहिए क्वेश्चन में, है ना, तो मेरे हिसाब से तो उनको क्लियर करना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो व्हीटरसन ब्रिज का चांस, बैलेंसिंग का चांस किसमें बनता है, थर्ड में बनता है, इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअली वो बैलेंस है नहीं, लिखते हैं अगर ये, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो बैलेंसिंग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज थ्राइस, ओके, एंड ओरिजिनल मास, अच्छा ठीक है, थ्राइस हो गया ओरिजिनल मास के, और कह रहा है एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, लेंथ को हाफ कर दिया गया, तो कहता है न्यू टाइम पीरियड इज x/2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। यहां समझिए क्या कर रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आपके सामने 2π√L/g। सबसे पहले यहां तो मास है नहीं, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि मास को आप 3 गुना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्क पड़ता है लेंथ को हाफ किया जा रहा है। तो लेंथ को अब हाफ करेंगे तो नया वाला जो टाइम पीरियड होगा वो 1/2, यहां पर क्या आना है देखिए, तो 2π√L और डिवाइड बाई 2 × g रहेगा, और ये जो पूरा वैल्यू है इस 2 को छोड़ करके, ये पूरा वैल्यू पहले वाला टाइम पीरियड है, पहले वाला टाइम पीरियड डिवाइड बाई √2। अच्छा, मतलब टाइम पीरियड जो होगा वो पहले वाले टाइम पीरियड के डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है ये टाइम पीरियड x/2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ देखिए नया वाला टाइम पीरियड कह रहा है x/2 टाइम्स दी ओरिजिनल टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये आ कितना रहा है, t से t कैंसिल कर दीजिए और 2 को ऊपर भेज लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 डिवाइड बाई √2, मतलब 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, √2। ओके, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी एंड मूव क्लोज टू ईच अदर, अच्छा है ना, प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, तो इसके बीच जो d होता है, ये d सेपरेशन क्या होगा, घटेगा। सेपरेशन घटने जरा समझिए क्या कहानी है, बनता है यहाँ पर फॉर्मूला है Q = CV, एक फॉर्मूला तो आप ये जानते हैं, C का फॉर्मूला जानते हैं ε0 A/d, लेकिन कोई मटेरियल भी अगर रखते हैं तो ε0 εr A/d रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। और एनर्जी के लिए भी देख लीजिए, कुछ कहानी बनता है तो चेक कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ½ × CV², ऐसा कर चेक करते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है d घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपका पहला ऑप्शन तो सही है। कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, ये भाई एक बार बताइए, अगर आपका C का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर भी तो बढ़ेगा ना भाई, तो ये कह रहा है डिक्रीज, तो गलत बात बोल रहा है। ठीक है, C कह रहा है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है। कह रहा है रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन सेम, ओ भाई चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो तो सर कैपेसिटेंस होता है और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं सेम रहता है, गलत बात बोल रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ओके, चार्ज एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा CV², ऑब्वियस सी बात है, CV² भी कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है तो ये बढ़ जाएगा, ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो A, C और E सही है आपका, तो A, C एंड E ओनली सही है, तो A, C, E सही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, ऑफ मास m एंड रेडियस r इन द सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा एक बात बताइए, 2r ऑल्टीट्यूड पे एक बात बताइए, जब भी आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो यहाँ से सेंटर से r दूरी पर अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता है वो -g कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M इसका स्मॉल m इसका डिवाइड बाई ये डिस्टेंस होता है और ये 2r होता है, ये टोटल एनर्जी, मतलब इसमें पोटेंशियल और प्लस काइनेटिक दोनों का सम होता है ये। ओके, टोटल एनर्जी ये होता है यहाँ का। अच्छा जी,
और इसके सरफेस पे जब ये था तो यहाँ का एनर्जी क्या था, पोटेंशियल क्या था, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर था, क्योंकि सरफेस का रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस आर रखा है। और ये वैल्यू सरफेस से ये वैल्यू 2r है, देखो ना फ्रॉम सरफेस, तो ये 2r है तो सेंटर से दूरी 3r हो जाएगा, मतलब ये r जो है और कुछ नहीं बल्कि 3r है। तो ये तो वैल्यू आ जाना है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6r आ रहा है, और ये इतना आ रहा है। और हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमने ई एनर्जी का सप्लाई करा है, ई एनर्जी एड ऑन करा है इसमें, तब जाके आपको ये मिला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं सर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, इसमें हमने ई एनर्जी का इजाफा किया और हमको मिला कौन सा एनर्जी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6r। सो ई कितना एनर्जी दिया, कैसे निकलेगा सर, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, सो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस जाएगा उधर हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर एंड माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6r। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6r। ठीक है, तो इतना एनर्जी आप सप्लाई करोगे, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, है ना, बट फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं, ठीक, तो नीट 2024 से सवाल बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं था, है ना, इजीली सॉल्व कर सकते थे। और ये हमारा आखिरी सवाल क्या कहता है, देखिए, कहता है अ सीट इज प्लेस्ड इन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट इफ इट इज मैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है, अगर सीट मैग्नेटिक है और यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट है आपका और ये सीट है, अगर ये मैग्नेटिक हुआ तो निश्चित तौर पे फोर्स लगेंगे, तो उसको होल्ड रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका ठीक है। कह रहा है होल्ड द सीट इफ बी इज नॉन मैग्नेटिक। क्या बात कर रहे हैं, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो आपको अलग से फोर्स लगाने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, कह रहा है मूव अवे द सीट फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए, अगर सीट कंडक्टिंग है और यह मैग्नेट है, इससे अवे कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर में करंट इंड्यूस होगा, और ऐसा करंट इंड्यूस होगा जिस जो अवे करने को अपोज करेगा लेंज लॉ के हिसाब से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोर से फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मूव करेंगे तो इसके अंदर ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो इधर इसको आगे जाने से रोकेगा, सीट को आगे जाने से रोकेगा, और उस रुकावट के लिए आपको अलग से फोर्स लगाने पड़ेंगे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहने के लिए, राइट। तो आपका ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, सी नंबर। और डी नंबर में क्या कर रहा है, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, अगर सीट नॉन कंडक्टिंग हो तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, और करंट इंड्यूस नहीं होगा तो आप, है ना, इसके अंदर कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगा, लेंज लॉ आप जान रहे हैं, है ना, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगा तो आप फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका ए और सी नंबर हमको लगता है सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा आप, ए एंड सी ओनली। ओके, तो ये रहा नीट 2024 के फिजिक्स पार्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। ओके, उम्मीद है आप क्वेश्चंस को इजीली तौर पे सॉल्व कर पाए होंगे, आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर नहीं कर पाए हैं तो अगली बार में कोशिश करेंगे, है ना, कि ठीक से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।